चाची, आप ये जो सब कुछ कर रही है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। ये बात आप जान लीजिए। सोहन ने दूसरी तरफ से फोन पर चिड़चिड़ाते हुए अपनी चाची रूबी से कहा। लेकिन सोहन, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? क्या अच्छा नहीं कर रही हूं मैं? जरा मैं भी तो सुनूं। रूबी ने भी सोहन की बात के जवाब में पलटवार करते हुए थोड़ा आक्रोशित होकर कहा, चाची प्लीज, ये तो आप सरासर झूठ बोल रही हैं। सब जानते समझते भी आप अनजान मत बनिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सोहन ने फिर से चिड़चिड़ाकर कहा। सोहन, तुम साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहे हो? यूं इस तरह से बातों को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ। जो भी कहना है साफ साफ कहो। रूबी ने सब कुछ जान समझकर भी अनजान बनते हुए कहा, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि सोहन खुद अपने मुंह से वो बात कहे जो कि रूबी उसके मुंह से ही सुनना चाहती थी। चाची, अगर मेरे मुंह से ही सुनना चाहती है तो मेरे ही मुंह से सुन लीजिए। आपने मेरी मम्मी को अपने घर में छुपा कर क्यों रखा है? रूबी के भड़काने पर आखिरकार सोहन असल मुद्दे पर आ ही गया। सोहन, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तरुणा जीजी को छुपाकर अपने घर में रखा हुआ है? वो तो खुद अपनी मर्जी से इस घर में हम लोगों के पास आई है। और तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम और तुम्हारी पत्नी जो कुछ तरुणा जीजी के साथ कर रहे हो वो जायज है? भगवान से कुछ तो डरो बेटा। वो अपना हिसाब जरूर लेता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ही जोर शोर से पड़ती है। अब तो रूबी के शब्दों में बहुत ही ज्यादा रोष आ गया था। लगता है मम्मी ने आपके कान भी और लोगों की तरह भर दिए हैं और आप उनकी बातों में आ भी गई, जबकि मम्मी सरासर झूठ बोल रही हैं। सोहन ने इस बात को बहुत ही ज्यादा खिसियाते हुए कहा, क्योंकि वो मन ही मन जान रहा था कि वो सफेद झूठ बोल रहा है। सोहन बेटा, इस बात को लेकर तुम्हारे चाचा भी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो खुद ही तुमसे इस बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं अब फोन रखती हूं। इतना कहकर रूबी ने सोहन का जवाब सुने बगैर ही चुपचाप फोन रख दिया। सोहन की मम्मी तरुणा जी रूबी की सगी जेठानी तो नहीं थी, लेकिन लगती तो रिश्ते में जेठानी ही थी। तरुणा जी बहुत ही विनम्र और मधुर स्वभाव की थी। जो भी एक बार उनसे मिल लेता वो उनको कभी भी भूल ही नहीं पाता। रूबी और तरुणा जी की बहुत ही ज्यादा बनती थी। जहां तरुणा जी के पति लोकेश जी का अपना कपड़े का अच्छा व्यवसाय था, वहीं रूबी के पति देवेंद्र पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। समय कुछ ऐसा आया कि देवेंद्र का तबादला दूसरे शहर में हो गया और लोकेश जी उसी शहर में अपना व्यवसाय संभालते रहे। तरुणा जी और लोकेश जी के बेटे सोहन का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा, तो सोहन के समझदार होने पर उन्होंने सोहन को भी अपने साथ दुकान पर ही लगा लिया। सोहन का पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगा, लेकिन था काफी कुशाग्र बुद्धि, तो उसने कारोबार बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी संभाल भी लिया और उसमें काफी नई चीजें समय अनुसार लाकर बढ़ा भी दी। लोकेश जी और तरुणा जी ये सब देखकर फूले नहीं समाते। अब तो सोहन के लिए रिश्तों की भरमार लग गई, क्योंकि इतना अच्छा कारोबार और उस पर सोहन का गठीला और सुंदर व्यक्तित्व एक ही नजर में सबके मन को अच्छा लगता। आखिरकार लोकेश और तरुणा जी ने एक अच्छा परिवार देखकर नेहा को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि नेहा भी पढ़ी लिखी और समझदार थी। लोकेश और तरुणा जी ने खूब धूमधाम से सोहन की शादी की, क्योंकि इकलौते बेटे की शादी का आनंद ही अनोखा होता है। सारी खुशियां उसी में पूरी करनी होती हैं। नेहा इस परिवार की बहू बनकर आ गई। अब तो लोकेश और तरुणा जी नेहा को देखकर फूले नहीं समाते, क्योंकि नेहा के रूप में परिवार में एक बिटिया जो आ गई थी। तरुणा जी का मन, जो एक बेटी की आहट के लिए हमेशा तरसता रहता था, वो नेहा के आने से पूर्ण हो गया था। उन लोगों ने नेहा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया। उसको हर प्रकार की छूट दी, जैसे कि एक बेटी को मिलती है। नेहा पढ़ी लिखी तो थी ही, तो सोहन ने मम्मी पापा से कहकर नेहा को दुकान पर ही हिसाब किताब के लिए बिठा लिया। लोकेश और तरुणा जी को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सोहन और नेहा ने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। नेहा ने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी उसी दुकान पर बुलाकर बिठा लिया। अब तो जब सोहन का दुकान पर सारा अधिकार हो गया, तो उसने लोकेश जी को दुकान से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। पापा, अब आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। हम लोग सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। वैसे भी आपकी वजह से
दुकान पर ग्राहक कम ही चढ़ते हैं। इस बात को लेकर लोकेश जी और सोहन के बीच में काफी झिकझिक भी हो गई, लेकिन तरुणा जी ने जवान बेटे से लोकेश जी को तकरार करने के लिए मना कर दिया। क्यों परेशान होते हैं आप? कल को सब कुछ उन्हीं लोगों का तो होने वाला है। बेकार में आप चिंता कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो लोग करने दो। अच्छा है कि आपको इस उम्र में आराम करने को मिल रहा है। लोकेश जी ने कलेजे पर पत्थर रख लिया, लेकिन वो ये सदमा बिल्कुल भी सह नहीं पाए। उनको हार्ट अटैक आ गया। तरुणा जी ने सोहन और नेहा दोनों को ही फोन किया, लेकिन उस समय किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मोहल्ले वालों की मदद से तरुणा जी ने लोकेश जी को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। तरुणा जी ने फिर किसी मोहल्ले वाले को दुकान भेजा, तब जाकर सोहन और नेहा अस्पताल आए। लेकिन उस समय भी बेटे बहू के चेहरे पर कोई चिंता नहीं झलक रही थी। अब जब बेकार की चिंता करेंगे तो यही हाल होगा। डॉक्टर ने दवा और हिदायत देकर उनको अस्पताल से घर भेज दिया और किसी भी प्रकार की चिंता करने के लिए सख्ती से मना कर दिया। तरुणा जी लोकेश जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती और सब प्रकार से समझाकर चिंता करने के लिए मना करती, लेकिन लोकेश जी के मन से दुकान निकल ही नहीं रही थी। आखिरकार लोकेश जी एक दिन ऐसी गहरी नींद में सोए कि सुबह उठे ही नहीं। तरुणा जी की तो दुनिया ही उजड़ गई। ये सूचना पाकर जब रूबी और देवेंद्र वहां पहुंचे तो तरुणा जी रूबी से चिपक कर खूब फपक फपक कर रोई, क्योंकि अभी तरुणा जी की कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। 2-3 दिन रुकने के बाद रूबी वापस चली आई। अचानक एक दिन रूबी के पास तरुणा जी का फोन आया कि सोहन बहुत परेशान कर रहा था कि दुकान और मकान उसकी पत्नी नेहा के नाम कर दिया जाए। रूबी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मकान और दुकान दोनों ही तरुणा जी के नाम पर थे। देखिए जीजी, आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि आज के जमाने में चाहे अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो, नियत बदलते देर नहीं लगती। और वैसे भी बाद में तो सब उन्हीं लोगों का ही हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपना हाथ बिल्कुल भी मत खाली कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त कोई नहीं देख पाया है कि कब कैसे हालात बन जाए। रूबी ने बहुत ही आत्मीयता से कहा। इसीलिए तरुणा जी ने सोहन को बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब तो वो दोनों पति पत्नी बदतमीजी पर उतर आए। रूबी और देवेंद्र ने फोन करके सोहन को समझाया भी। उस समय तो सोहन ने अपने चाचा की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन बाद में वो लोग तरुणा जी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगे। यहां तक कि उन दोनों ने तरुणा जी के ऊपर हाथ उठाने तक की भी कोशिश की। अब तो तरुणा जी बहुत ज्यादा डर गई और चुपचाप अपने सारे कागजात लेकर रूबी और देवेंद्र के पास आ गई। बस इसी बात को लेकर सोहन अपनी चाची रूबी को उल्टा सीधा सुना रहा था। शाम को जब देवेंद्र वापस आए तो रूबी ने सोहन से हुई सारी बातचीत देवेंद्र को ज्यों की त्यों बता दी। अब भाभी, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं? आप जो चाहेंगी वही होगा। देवेंद्र ने तरुणा जी से बड़ी शालीनता के साथ पूछा। भैया, जिस तरह का व्यवहार सोहन और नेहा ने मेरे साथ किया है, उसकी कल्पना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। आप मुझको किसी अच्छे वकील से मिलवा दीजिए। मैं अपना घर अपने गुजरने के बाद अनाथालय को भेंट करना चाहती हूँ। सोहन और नेहा को सिर्फ आधी दुकान, और आधी दुकान पर मैं खुद बैठूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ उन लोगों के नाम करके दाने दाने के लिए उन लोगों की मोहताज बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। तरुणा जी ने जार जार रोते हुए कहा। ठीक है भाभी, आप जैसा चाह रही हैं वैसा ही होगा। देवेंद्र ने इतना कहकर सोहन को फोन मिला दिया। हेलो सोहन, देवेंद्र ने कड़कती हुई आवाज में कहा। जी चाचा जी, सोहन थोड़ा सम्मान से बोला, क्योंकि वो देवेंद्र जी से कहीं ना कहीं डरता भी था। क्या कह रहे थे तुम अपनी चाची से? हाँ, तरुणा भाभी को हम लोगों ने यहाँ छुपा कर रखा है। बोलो, क्या करोगे तुम? एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर भाभी चाहें तो तुम लोगों के इतने गंदे व्यवहार के बाद तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी ना दें, लेकिन वो तब भी आधी दुकान तुम्हारे नाम कर रही है। लेकिन घर और आधी दुकान का सपना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और हाँ, कल हम लोग भाभी को लेकर घर आ रहे हैं। उसके बाद अगर उनके साथ जरा सा भी गलत व्यवहार तुम लोगों ने किया तो मैं पक्का भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कभी गोद में भी खिलाया है। बहुत लाड साहब बन गए हो। तुमको पता तो है ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसीलिए बस अब और कुछ नहीं।
इतना कहकर देवेंद्र जी ने गुस्साते हुए फोन रख दिया। सोहन को तो अचानक जैसे सांप ही सूंघ गया। उसके मुंह से एक भी बोल नहीं निकला। उल्टा उसने अपना माथा पीट लिया कि बताओ, अपनी ही चीज अपने हाथों से निकल गई। ज्यादा लालच के चक्कर में उसने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश वो नेहा और उसके मायके वालों की बातों में ना आया होता। जिस माँ को वो इतना प्यार करता था, उनसे छल ना किया होता। काश उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इस तरह से हलाल ना किया होता, तो अंत में सब कुछ उसका ही होता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।